हेलो फ्रेंड, ग्रो विथ हल्का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बेहतरीन रचना लेकर हाजिर हूँ। पंच परमेश्वर। जुम्मन से अलगू चौधरी में गढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी भी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना खाना पाना का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा सुदर्शना पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे, विद्या पढ़ने से नहीं आती है, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतः यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्यापार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी है। विद्या उनके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहमनामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिम भी कदम ना उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आधार पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी काकी, खाला मतलब मौसी थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मलकियत अपने नाम लिखवा दी थी। तब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन सब खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी थी। जुम्मन की पत्नी करीबन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालान भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन ने शिकायत की। तुमने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दो करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने घृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ से फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए। कि जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई या थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर करो जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह दिन रात की खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था उसके अनुग्रह का ऋणी ना हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना भी जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने
तो यूं ही ऊपरी मन में हाँ हूँ करके टाल दिया। और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी, कहा कब्र में पांव झटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन हो, पर हवस नहीं मानी थी। अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो, तुम्हें अपनी खेती बाड़ी से क्या काम है। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसानुसार का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन्न से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल्य पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसको सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास पहुंची, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम ही दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुला कर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला अपनी अपनी विपद में सबके आगे रो आई। अब अनारे ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा, अलगू ने कहा। अब इसका क्या जवाब दूं, आपसी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता हूँ। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान के बात ना कहोगे। हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल पर कई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमानदारी की बात ना कहोगे। संध्या का समय, एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। तो हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी थी। तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता है। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेशक बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। अगर मुझसे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देना, और जुम्मन ने बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेवा की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई आसमियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बत्ते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों के, विशेषकर वे लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था, मतलब लड़ाई थी। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। खाला जान जिसे चाहे उसे बंदे, मुझे कोई उज्र नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देते, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़, मेरी कहानी अच्छी लग रही है मेरे द्वारा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बना दो। खालाजान जुम्मन के आपेच को समझ गईं। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच किसी के दोस्त होते हैं, ना ही किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी का विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन और वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी है करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतः शांतचित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिबा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी है। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। अगर औरतों में जरा भी अनबन रहती है तो उसमें मेरा क्या बसा है। खालाजान मुझे महावर खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उसे इतना मुनाफा नहीं होता है महावर खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बेनामे में महावर खर्च का कोई जिक्र नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरी कानूनी आदमी था। उसे जुम्मन से जिस तरह शुरू की एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की तरह, चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठी हुई कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई। ये मेरी जड़ खोदने की तुला हुआ है, ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को महावर खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि महावर खर्च दिया जा सकता है। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने ऐसे समय पर धोखा दे दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्यवधियां दुष्कर्मों के ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति प्रणायन को प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही साहित्यवादी के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसताल
हो चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की जमीन की तरह खड़ा था। उसमें एक शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से धार मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता ओठों पर खटका करती थी। उसे हर घड़ी चिंता रहती थी किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़े दरें लगती हैं, पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर के 2 बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मेल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करने आते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बंदे सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष पिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वाक्योक्त, अनुयोक्त और उपमा आदि अलंकारों की बातें हुई। जुम्मा ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया, पर उन्हें उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सती कर रहे थे। अब अकेला बैल किस काम का है। उसका जोड़ खूब ढूंढा गया पर ना मिला। निदान यही सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाया करते थे। मंडी से तेल नमक भर ले आते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर भी का मन लहलहाया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखट के 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़ रहे हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल बौरी भी पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी कि घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने लगे। वह दिन में 3-3 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों में काम था। मंडी ले आए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रतीब था। साग पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खटकने करता, पोसता और सहलाता था। कहाँ सुख चैन और कहाँ आठों पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का यह जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक पग चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ का चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार भी जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर वही मृतक की भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैलों को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और
सोचने लगी कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता था। कोई नजर ना आया, आसपास कोई गांव भी ना था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा है, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई घीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपए कमर में बांधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतः छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं जगह करने की ठान ली। चिलम भी पी गया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहजी आधी रात तक नींद को बहलाते हुए अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पाँव फटके ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद था। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। साहुआइन ने जब यह बुरी सुनवाई सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कलछुनी बैल दिया, जन भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और साहुआइन दोनों झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड कहने लगते, वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया। इन्हें दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरा पोंगा ही समझ है, हम भी बनिया के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ तब दाम लेना। ना जी मानता तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी की अशुभचिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसर पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो देना आसान ना था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने पर चले गए। अब साहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकला। वह परामर्श देने लगे कि इस समय से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय पर था यह भी मटर की फलियों पर उनका कोई अस्तित्व है या नहीं, और जब यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यकता समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शंकु मंडली में वही प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्य को उन्हें वैसुरैवत कहने का क्या अधिकार है। जब उन्होंने स्वयं अपने मित्रों को दगा करने पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोले, चौधरी किस किस का पंच बनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख हैं। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात जो ताड़ गए थे। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं है। चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं, मुझे क्या उर्ज होगी। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वासी पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और प्रसन्नता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते ही जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है
मंडल में भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ होती, कितनी विचारशील और कितनी न्यायपरायण हो जाती है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाती रहूँ। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नकारात्मक व्यवस्था में कितना उद्दंड होता है। माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंक समझाते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा कि इस वक्त न्याय और धर्म को सर्वोपरि आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह में इस समय कुछ निकलेगा वह देववाड़ी का सदस्य होगा। देववाड़ी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं है। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने पर समझू को हानि हुई है, उसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले की अच्छी तरह से विचार किया है। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू से फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु के कारण किस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दाने चारे का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः उसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इसका कोई मतलब नहीं है। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलग चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है, यह रियायत करे तो उनकी भलमानिश होगी। अलगू चौधरी फूले न समय उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिनिधित्व हुई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करता है, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुम्हारी मेरी पंचायत थी तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल रहा था। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और इसी तरह के अच्छे कहानियाँ उपन्यास सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ध्यान से दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।